अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, और खबर बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का अपने कैरियर का आखिरी फैसला और उनका ये फैसला इस वक्त मुल्की सियासत में भौचाल लेकर आ गया है। जो नैब कवानीन में तरमीम की गई थी पिछली हुकूमत में, पार्लियामान के जरिए आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया और इस तरह से जो तमाम बंद तहकीकात थी वो दोबारा खुल गई। उसमें बशमूल आसिफ अली जरदारी साहब जो फॉर्मर सदर रहे हैं और उनके अलावा 6 जो साबिक वज़राए आज़म के ख़िलाफ़ नैब केसेस जो हैं वो दोबारा खुल चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस फैसले में इख्तिलाफी नोट भी था। 2-1 से ये फैसला आज सामने आया। इसके ऊपर पैनल के ऊपर बात हो रही है, हर कोई इसी को डिस्कस कर रहा है। जो लीगल फर्टर्निटी है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रही है। आज भी हमारे साथ मौजूद है जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, बतौर कानूनदान आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए इमरान साहब, बतौर कानून के तालिब इल्म के हम समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे सुपीरियर डॉक्यूमेंट होता है किसी रियासत का। उसी के तहत इदारे वजूद में आते हैं और स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करना है। और दुनिया भर में एक सदियों के सफ़र के बाद ये तय किया है कि पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, अदलिया का काम कानून की तशरीह करना है और एग्जीक्यूटिव का काम कानून पे अमल दरामद करवाना है। मैं समझता हूँ नहीं, लेकिन उसमें ये कहा जाता है ना कि कोई आइन के मावरा कवानीन हो, उससे तसादम करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो वहां पर फिर जो है वो अदलिया आ सकती है। तो यहाँ पे यही चीज बात कही गई, इसी वजह से इसको कह के रिजेक्ट किया गया था। ये देखिए, यही तो एक गलत बात है कि वो पार्लियामेंट जो आइन बनाती है, वो पार्लियामेंट जो जुडिशरी के जजों को अपॉइंट करती है, वो पार्लियामेंट जो ताकत का सरचश्मा आवाम के होने की बात करती है, उससे यही तवक्को हर वक्त रखना कि वो उसकी कानून साजी आइन के खिलाफ होगी। देखिए, कानून साजी अगर कोई गलत होगी तो पार्लियामेंट ही उसे देखेगी। ये चले हम आज के फैसले पे लेते हैं, अगर ये नैब के लॉज को किया था अमेंड इस जाने वाली पार्लियामेंट ने, तो पार्लियामेंट नहीं आने वाली है। अगर उनका ये फैसला गलत था तो लोग उसे मुस्तरद कर देते, नई पार्लियामेंट जो आती वो नया कानून ले आती। क्या ये अदलिया का काम है कि वो कानून साजी पे कदगन लगाएगी? पार्लियामान के बुनियादी हक के ऊपर जो उसका प्राइमरी फंक्शन है उसे रोकेगी? क्या कल को पार्लियामेंट ये काम शुरू कर देगी कि इजलास बुला के जजों का एहतसाब करें क्योंकि आप फुल कोर्ट नहीं बुला रहे, क्योंकि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केसेस नहीं लेके जा रहे जजेस के? तो क्या पार्लियामेंट इन्हें बुलाना शुरू कर दे फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में? यानी आपकी बात बिल्कुल मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड करता हूँ। आप कहते हैं कि आइन पार्लियामान की बालादस्ती है। अब मुझे ये बताइए, बड़ी टेक्निकल जार्गन्स है इस केसेस के अंदर और पूरा पार्टी समझना चाह रही है। एक आम फहम अंदाज में अगर इस केस को लें, जो ये शुरू हुआ था कि बारे सबूत के हवाले से, यानी आप अगर मुझ पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं तो पूरी दुनिया का कानून ये कहता है कि बारे सबूत जो है इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर है। आप अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको साबित करना है कि मैंने करप्शन की है। ऐसा ही था पूरी दुनिया में? जी बिल्कुल, ये कानून का बुनियादी असूल है। ओके, और इसको खान साहब की हुकूमत में आके चेंज किया गया था। जो उन्होंने तरमीम की थी वो उल्टी कर दी थी। जी बिल्कुल, उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि नैब के इदारे को, अब ये मेरे अल्फाज नहीं है ना आपके हो सकते हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के फैसले हैं जिसके तहत उन्होंने कहा कि नैब के ड्रैकोनियन लॉज हैं और इन्होंने हमेशा आर्म ट्विस्टिंग की है और विच हंटिंग की है। जस्टिस बाकर का, दूसरे जजेस का ये फैसला है। तो नैब को हमेशा इस्तेमाल किया गया है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को की आर्म ट्विस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से सर जो रेफरेंसेस भेजे गए थे, जिन लोगों के गए थे, तो नैब ने भेज दिए। वहां पे लोगों को साबित करना था कि वो बेगुनाह है। और जब ये अमेंड हुआ, तरमीम हुई, तो उसके बाद नैब के पास कुछ भी नहीं था, कोई सबूत नहीं थे, लिहाजा उन लोगों को रिलीफ मिला। ऐसा ही हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। और थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा ये करना चाहूंगा कि कभी भी नैब किसी को, कितने मुजरिम आपने देखे, नैब का सबसे ज्यादा सामना तो हमने किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। कब से कर रहे हैं? 90 से कर रहे हैं।
अच्छा, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने किया है। हुआ ये है कि प्रोपेगेंडा हुआ है, 14 साल हमें बेगुनाह अंदर रखा है, लेकिन हम पे कोई केस साबित नहीं हो सका। भले बारे सबूत प्रोसिक्यूशन को देना था या हमें एक्यूज को देना था, दोनों सूरतों में हमें मुजरिम साबित नहीं किया जा सका। इसका मतलब है कि ये फिर केसेस ऐसे बनाए जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में लिखा कि सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए। अब तंग करने के लिए पीटीआई के दौर में 4-4 साल, 3-3 साल लोगों को कैद रखा गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे इतना टाइम लगा दिया गया, 2-2, 3-3 साल। हालांकि नैब के लॉज के अंदर है कि 6 महीने के अंदर आप ट्रायल करके अगर कोई मुजरिम है तो उसे साबित करें, लेकिन आप 3-3 साल अंदर रख के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये गुजार लिया हमने। अच्छा, ये बताइए कि उन लोगों ने तो गुजार लिया, अब क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये तरमीम के जद में आ सकते हैं? उनके ऊपर भी कुछ फिर परेशानियां बढ़ सकती हैं? मेरे ख्याल से आज अगर ये कानून है और इसका उस वक्त भी जब पार्लियामेंट ने अमेंड कर रही थी तो उस वक्त भी बहुत से पार्लियामेंटेरियंस का और इवन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का ये ख्याल था कि ना किया जाए। अब तो ये कानून इमरान खान के ऊपर आएगा, बाकी तो हम सारे भुगत चुके हैं इसे। लेकिन क्योंकि अदलिया के फैसले थे और पॉलिटिकल पार्टीज ने फैसला किया कि नैब लॉज को हम अमेंड करते हैं, लेकिन अगर आज ये इस तरह होता है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जिसे इसे भुगतना पड़ेगा वो पीटीआई होगी और स्पेशली उसके चेयरमैन। अच्छा, अब ये किस लेवल पे जाके चैलेंज हो सकता है? कोई सियासी जमातें करेंगी या बार काउंसिल्स वगैरह करेंगी कि रिव्यू पिटीशन में कौन जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा। देखिए इमरान साहब, अभी बहुत से कानूनी सवालात और टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आज बंदियाल साहब चीफ जस्टिस खत्म हो गए, तकरीबन मंडे से नए चीफ जस्टिस आएंगे। हाँ। ये वो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, जो महीनों से किसी बेंच में नहीं बैठ रहे। वो समझते हैं कि जो प्रोसीजर एक्ट वहां से आया पार्लियामेंट से कि बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जजेस के मुशावरत से करेंगे, क्योंकि उस पर अमल उसे रोका हुआ है, इसलिए बनने वाले तमाम बेंचेस गैर आईनी हैं। ये जस्टिस मैं इसको अगर ऐसे समझूं, मैं अगर इसको ऐसे समझूं कि अगर कल को फुल कोर्ट बनता है और वो फुल कोर्ट जो है इस फैसले को रद्द करता है तो ये अंडू हो जाएगा। फिर ये अंडू क्या, मैं तो कह रहा हूं कि अगर उन्होंने इसे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये जितना भी टाइम गुजरा है बनने वाले सारे बेंचेस गैर आईनी थे, तो फिर उसका किसी भी बेंच का कोई फैसला, सारे फैसले अंडू होंगे। मैं यही तो बात कह रहा हूं कि अभी तो ये बंदियाल साहब ने, देखिए कभी भी लॉज ऐसे नहीं होते, केस लॉ ऐसे नहीं होता। अगर आप गुड टू सी यू कह के कोई स्वीट एंड शॉर्ट स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो फिर वो स्वीट एंड शॉर्ट ही होगी। फिर जिस तरह आपको गुड टू सी यू को हमेशा कहना पड़ा कि ये मेरी आदत है, स्वीट और शॉर्ट भी आपको आपके लिए एक शर्मनाक होगा, क्योंकि इस तरह नहीं होता जाते जाते भागते भागते आप पिछली हुकूमत के फैसलों को इस तरह करें। टाइमिंग सर, जाते जाते आखिरी दिन में जरा टाइमिंग्स भी इसकी ये मुझे बताइएगा, इसकी टाइमिंग्स कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए हमेशा देखिए, अगर हम आईनी तौर पे देखें, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, पार्लियामेंट जब तक मौजूद है आप उस कानून को वापस भेजें कि पार्लियामेंट इसे ठीक करे। अब पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, अब आप ऐसे ही वहां पे तुरम खान बन के फैसले करते जाएं, क्योंकि आपको जवाब देने वाला आगे मौजूद नहीं है ना। पार्लियामेंट मौजूद है। जब पार्लियामेंट मौजूद थी उस वक्त सबने देखा कि जस्टिस बंदियाल और उनके हम ख्याल जजेस कैसे बैकफुट पे आ जाते थे, कैसे फिर बातें करते थे, हम पार्लियामेंट से लड़ना नहीं चाहते, हम पार्लियामेंट से ऐसे नहीं, चले आप डेट दे दें, फलां दे दें। तो मेरा मतलब है कि जब दूसरा फरीक आज मौजूद ही नहीं है और आप ये जो हमारे पंजाबी में कहते हैं बढ़ के मौला जट वाली लगा रहे हैं या हवाई फायर खा रहे हैं, जिन्हें कि पंजाबी में फोका फायर कहते हैं। अगर आप ये काम इतना था तो आपको ये सारा काम लीगली जब पार्लियामेंट मौजूद थी आप एक हफ्ते के अंदर उन्हें वापस भेजते कि आप अमेंडमेंट ये नहीं कर सकते, ये बुनियादी हकूक के फलां के खिलाफ है, इसे आप ठीक करें। देखिए पार्लियामेंट को दोबारा कानून भेजा जा सकता है, सही, ये और कह सकते हैं कि आप इन्हें बेहतर करें, और अगली पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर कोई जो है वो नजरसानी करती करना। इमरान सुल्तान साहब, स्ट्राइक डाउन करना कभी भी ये इख्तियार नहीं है, ये इफ्तिखार चौधरी से और डिक्टेटर के चीफ जस्टिस से ये काम शुरू हुआ है, और स्पेशली ये इफ्तिखार चौधरी ने काम शुरू किया है
अच्छा, अब आप ये बताइए कि मौजूदा हालात में क्या फिर पाकिस्तान में कोई, जब कोई थोड़ी सी बहुत स्टेबिलिटी आती है तो कोई ना कोई आईनी और कानूनी बहरान, अदालती बहरान हो जाता है? क्या इस फैसले से आपको कुछ आईनी या कानूनी अदालती बहरान नजर आ रहा है? नहीं, मेरे नज़दीक कोई बहरान नहीं है। बंदियाल साहब जाते जाते मेरे ख्याल से अपने नामा अमाल में एक स्याही का इजाफा मजीद कर गए हैं। अदरवाइज जिन्हें अब बंदियाल साहब को जिन नामों के साथ याद किया जाएगा वो कोई अच्छे नाम नहीं है। वो जस्टिस मुनीर की फहरिस्त में आते हैं, जिन्होंने हमेशा अवाम की विल के खिलाफ और पार्लियामेंट के खिलाफ और इदारों के खिलाफ काम किया। अदरवाइज जिन जजेस के रेफरेंस उनके पास गए, उन्होंने उस पर कोई फैसला नहीं किया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बिठा के उन्होंने कहा कि ये मैं किसी को मैसेज देता हूं इन्हें बिठा के। फिर उसके बाद उन्होंने एक फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया। सीनियर मोस्ट दो जजेस को, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जो हमारे दूसरे हैं तारिक साहब, जस्टिस तारिक मसूद को, उन दोनों जस्टिस को उन्होंने किसी बेंच में नहीं बिठाया। हम ख्याल दो जजेस थे, आप भी उनके नाम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन्हें बिठा के फैसले किए हैं। एक आज़ाद ख्याल जज आया मंसूर अली शाह, इस बेंच में उन्होंने सारा लिख के दे दिया कि आपका हक ही नहीं बनता। हम अनइलेक्टेड जजेस का क्या इख्तियार है कि इलेक्टेड पार्लियामेंट के कवानीन को हम उठा के बाहर फेंके? ये कोई आम बंदा तो बात नहीं ना कर रहा है, एक उनका ब्रदर जज ये फैसला लिख रहा है। तो अगर ये फुल कोर्ट बुलाते तो मेजॉरिटी जस्टिस बंदियाल के खिलाफ होती। यानी इसमें पूरी लीगल फर्टेनिटी जो है वो इस वक्त नौमुंतखब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के उनके ऊपर जो है वो नज़रें मरकूज होंगी कि वो इन तमाम तरह से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के तमाम मामलात को किस तरह से देखती है और पाकिस्तान के लिए आगे आने वाला वक्त क्या सिमत तय करता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कौमी एयरलाइन के हवाले से जो इस वक्त बाय वर्च्यू तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। बात करेंगे कौमी परचम की अलंबरदार नेशनल फ्लैग बियरर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि इस वक्त तारीखी आप समझ लें कि शदीद तरीन माली बहरान का शिकार है, तबाही के दहाने पर है। इस वक्त ख़बरें ये हैं कि 31 हमारे जो फ़ज़ाई जहाज़ों का जो बेड़ा है उसमें तकरीबन 14 के करीब जहाज़, निस्फ जहाज़ जो हैं वो ग्राउंड हो चुके हैं। वजूहात बहुत सारी बताई जा रही हैं, महंगा पेट्रोल, फ्यूल प्राइसेस में इजाफा, डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपए जिस तरीके से डीवैल्यू हुआ, उसके साथ साथ जिस तरीके से शरह सूद पाकिस्तान में बढ़ गई, तो इस इदारे को अपने आप को यानी अपनी बका की जंग इस वक्त लड़ना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि इस वक्त तकरीबन 20 अरब के करीब का एक बेल आउट पैकेज हुकूमत से मांगा गया, लेकिन अंडर IMF प्रोग्राम हुकूमत के लिए भी मुमकिन नहीं। इस वक्त सिचुएशन कहाँ पे है, क्या इस वक्त हालात है, मैं जानना चाहूँगा। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है PIA का, और इस पूरे माली बहरान को अगर देखें तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं हम कहां खड़े हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इस मौके के लिए। देखिए, एक बात जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर बताई, एयरलाइन एक बहुत सेंसिटिव बिज़नेस है और उसका डायरेक्टली लिंक आपके मुल्क की हालात के साथ होता है। जिस तरह आपकी इस टाइम पे मुल्क की मईशत सफ़र कर रही है, उसी का इम्पैक्ट आपके कौमी एयरलाइन के बिज़नेस के ऊपर भी आता है। बिकॉज बहैसियत एक बैनुल-अक़वामी इदारे के हमारी 70 से 80% तक जो हमारी अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो भी डॉलर्स के अंदर होते हैं। हमें ज़रिए मुबादला की भी ज़रूरत रहती है। उसी तरीके से चूँकि एक PIA एक बहुत ज़्यादा डेट रिडन ऑर्गेनाइजेशन है, 750 अरब की इसके ऊपर तकरीबन लाइबिलिटीज़ हैं। तो जिस तरह आपने शरह सूद की बात की, उसकी वजह से भी प्रेशर जो है वो PIA के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। ऑब्वियसली यही मेन चैलेंजेस हैं जो कि PIA को दरपेश हैं। PIA कुछ फंड था जो PIA एक्सपेक्ट कर रहा था दिसंबर 2022 में कि वो PIA को दस्तियाब होगा, मगर वो मुल्की हालात की वजह से वो दस्तियाब नहीं हो सका। और फिर जो ज़र मुबादला की सिचुएशन थी, उसकी वजह से जो हमने बैरूनी मुल्क अदायगियाँ करनी थी वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, जिसकी वजह से ये माली बहरान का सामना हुआ। लेकिन मैं आपकी वसात से आज एक अच्छी खबर भी ये देना चाहता हूँ कि PIA को जो फंड्स थे वो अरेंज हो गए हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से। और आप ये देखेंगे कि जो माली
बुरहान की सी सूरत हाल आपको नज़र आ रही थी, उसके अंदर बहुत हद तक बेहतरी आज से आना शुरू हो गई है। ये तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, क्योंकि बात हो रही थी कमर्शियल बैंक से आप किया लोन के लिए, और फिर ये हफ्तावार छुट्टी भी है, सैटरडे संडे, उसके दस्तावेजात में चीज़ों में भी वक्त लगता है, तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा जो भी इस वक्त आप लोगों को मिलती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जनाब इसका मुस्तकबिल क्या है, किस तरीके से ये इदारा जो है मुनाफा बख्श बन सकता है, इधर इसकी निचकारी की जाए या इसकी जो मैनेजमेंट है उसको तब्दील किया जाए, इसकी तंजीमें नौ की जाए, एक प्लान क्या है आप लोगों के पास? देखिए, सबसे पहले तो बात यह कि PIA एक कौमी इदारा है और इसकी जो मालिक है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद है, तो PIA के मुस्तकबिल के मुतालिक फ़ैसला ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान करेगी। जहाँ तक इसकी तंजीम नौ का ताल्लुक है, इसकी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज इसके जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारी बैलेंस शीट के ऊपर लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे असासों के मुकाबले में वो 4 से 5 गुना तक बढ़ गई हैं, तो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना अशद ज़रूरी है और यही सबसे पहला कदम है जो कि आपको उठाना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी इकदाम, चाहे आपने इसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है या आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसके अंदर बैरूनी सरमायाकारी आपने इनवाइट करनी है, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक सबसे पहले इसकी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग के साथ है, जो कि फर्स्ट स्टेप होगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अच्छा, आपने जो माली मुश्किलात की बात की उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट की बात की जाती है वो भी इस वक्त हम देख रहे हैं, उसका कितना अमल दखल है? और दुनिया में एक स्टैंडर्ड एयरलाइन यानी तैयारे और मुलाजमीन का जो तनासब होता है मेरे ख्याल से 200 सवा 200 तक होता है फी तैयारा, पाकिस्तान में 400 प्लस है PIA के एक तैयारे में। ये कितना बड़ा इसका अमल दखल है मिसमैनेजमेंट के हवाले से? बहुत अच्छा सवाल, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल इस किया, क्योंकि ये एक बहुत स्टीरियोटिपिकल बात है जो अक्सर कही जाती है कि PIA के ऊपर फ़ी तैयारा तनासब जो है मुलाजमीन का बहुत ज़्यादा है या PIA की HR कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देखें, PIA का ओवर स्टाफिंग एक मसला था मगर वो अब नहीं है। PIA के ऊपर मुलाजमीन की तादाद अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है पिछले 3-4 सालों के अंदर, जिसके अंदर लोगों को गोल्डन हैंडशेक के ज़रिए, डिसिप्लिन के ज़रिए और जो रेगुलर एट्रीशन है, जो लोग अपने रिटायरमेंट के ऊपर जाते हैं और इंडक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर बहुत कम हो जाता है। जिस तरह आपने बात बोली, देखें तनासब लोग करते हैं कि जी एक फ़लानी एयरलाइन के ऊपर, एक जहाज़ के ऊपर 100 बंदे हैं, फ़लानी एयरलाइन के ऊपर 150 बंदे हैं। इन एयरलाइनों की जो HR कॉस्ट होती है वो 20% तक होती है उनके टोटल रेवेन्यू का। PIA का अब वो 7% के करीब आ गई है, जिसका मतलब ये है कि ये अब वो एक बुनियादी मसला नहीं है जो कि PIA को तंग करता है। देखें, जहाँ तक मैनेजमेंट की इस्लाहात का ताल्लुक है, पिछले 3-4 साल में PIA के अंदर बहुत सारी इस्लाहात ली गई और PIA अब एटलीस्ट ऑपरेशनली एक ब्रेक इवन के ऊपर है। PIA जो है अब ऑपरेशनल खसारा नहीं करता। PIA का सबसे बड़ा मसला जो फाइनेंशियल कॉस्ट का है, क्योंकि आप देखते हैं कि 2003 से लेके 2022 तक PIA बतदरीज खसारे के अंदर रहा और वो खसारा हर साल फाइनेंस होता रहा, वो खसारे के ऊपर बेल आउट नहीं मिला। तो वो खसारा जब आपकी किताबों के ऊपर आता जाता है तो उसके ऊपर जो आपको डेट सर्विसिंग करनी पड़ती है, चाहे वो आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल देना पड़े या आपको उसका मार्कअप देना पड़े, वो खुद 125-150 अरब तक का हो जाता है। तो लिहाजा अगर आपने 200 या 300 अरब अगर आपने साल का कमाना है, उसमें से अगर सिर्फ 150 अरब आपने पुराने कर्जों की अदायगी के ऊपर देना है, तो वो किसी सूरत के अंदर भी वो आपको मुनाफे के अंदर वो एयरलाइन कभी भी नजर नहीं आएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ऑपरेशनली वायबल है और अपने ऑपरेशन के अंदर वो नुकसान नहीं करती। ठीक है अब्दुल्ला साहब, कभी हम ट्रैवल करते हैं तो वो लगता है कि बड़े अच्छे जहाज़ भी हमें देखने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा आपका क्रू भी देखने को मिलता है, तो बाद में पता चलता है कि वो वेट लीज और ड्राई लीज वाला मामला है, 100% जो है वो तैयारे भी नहीं है और स्टाफ भी नहीं है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर ज़रा बताइएगा हमें। देखें, अब PIA के पास कोई वेट लीज़ वाला तैयारा नहीं है। PIA के अंदर जितने तैयारे हैं वो सारे ड्राई लीज़ के ऊपर हैं, जो कि लॉन्ग टर्म लीज़ होती है और उसको PIA का अपना क्रू ऑपरेट करता है। जहाज़ों की कंडीशन ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि कुछ तैयारे हमारे यहाँ बिल्कुल नए हैं जिनका केबन बहुत अच्छा है, जो कि नशिस्तें बहुत आरामदेह, और कुछ तैयारे ऑब्वियसली हमारे पुराने। लेकिन हमने एक केबन इम्प्रूवमेंट का भी एक पूरा प्रोग्राम है जो कि इस टाइम पर भी चल रहा है, जिसके अंदर जहाज़ों की जो नशिस्तें हैं उनकी तब्दीली, जो पुराने जहाज़ हैं उनकी नशिस्तें तब्दील की जा रही हैं, उनको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जा रहा है, केबन के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। तो ये एक पूरा एक जामे प्रोग्राम है जो कि साइड बाय साइड चल रहा है। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि कैश ट्रैप्ड है, क्या लिक्विडिटी का थोड़ा सा चैलेंज है, तो वो थोड़ा सा स्लो चलता है बाकी
दुनिया के अच्छा, दो चीज़ों पे मैं आऊँगा, ज़रा वेरी क्विकली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिए। कोविड के बाद पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हुआ, पाकिस्तान किस तरह इससे मुतासिर हुआ। और फिर मुझे याद है कि हमारे एक पिछली हुकूमत में एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने आकर और एक असेंबली के अंदर बयान दिया कि PIA के आधे से ज़्यादा पायलट्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं, या उनके जो अब कह लें कि लाइसेंसेज हैं वो जाली हैं, ये कहा गया। तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कौमी एयरलाइन के ऊपर इंटरनेशनली? देखें, कोविड से तो मैं कहूँगा कि PIA बहुत अच्छे तरीके से नबर्द आजमा हुआ है, बिकॉज कोविड के अंदर आप देखते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइनें ना सिर्फ ग्राउंड हुई बल्कि बैंकरप्ट हुई। और ये वो एयरलाइनें थी जो कई कई दहाइयों से चल रही थी और इवेंचुअली वो कोविड का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और बैंकरप्ट हुई। लेकिन PIA चलती रही। PIA ने पाकिस्तानियों की रिपेट्रिएशन के अंदर बहुत किरदार अदा किया। PIA ने पूरी दुनिया से जो फंसे हुए थे उनको वतन वापस लेके आए, 2.5 लाख लोगों को उनके घरों तक पहुँचाया, प्लस हमने अफगानिस्तान को ऑपरेशन किया। What about the minister's statement? जी, उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि जो PIA का जो यूरोपी और बरतानवी रूट बंद हुआ, वो PIA के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तकरीबन 37% PIA का रेवेन्यू इन दो रूट से हासिल होता था, जो कि बदकिस्मती से बंद होने की वजह से हमें वो खसारे का सामना करना ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, हमारे साथ मौजूद थे। एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसकी वजह से फौरी तौर पर PIA को कुछ फंड्स रिलीज हो जाएंगे और उम्मीद है कि इस वक्त जो माली बहरान और इस वक्त ऑपरेशनल बहरान जो चल रहा है वो थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलेगा। एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि जो पिछले 40 सालों से हम मेज़बानी का बोझ उठाए हुए हैं, अब उन लोगों को वापस जाना चाहिए। बिलखुसूस जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, और यही वजह है कि इस वक्त एक कराची से खैबर तक एक ऑपरेशन, एक क्रैकडाउन जो है वो जारी है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, और इसमें बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदों जो हैं उनकी निशानदेही की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वक़ार हसन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। वक़ार हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये मेज़बानी जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान कर रहा है और एक दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है, खुद पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ये कितनी भारी पड़ी है हमें मेज़बानी? वेरी मच आज फॉर हैविंग मी। आई थिंक इसमें जो मेन फैक्टर है वो 6-7 चीजें हैं जो पाकिस्तान ने जिसमें हेल्प की। इट्स नॉट ओनली ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि अगर अवाम जाए महाजरीन का देखा जाए तो ये तो हमारे पास ऑलमोस्ट 50 साल से अभी उनकी तीसरी जनरेशन यहाँ पे पैदा हो रही है। और एट द पीक ऑफ आई थिंक जो जहाज था उसमें 50 लाख थे और इस वक्त तकरीबन 30 लाख हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन इलीगल है। सो अगर आप टाइम देखें तो पिछले 50 साल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी आबादी को आपने सस्टेन किया। हमारे बहन भाई हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान अपने दरवाजे खोले। तो ये तो हो गया डेमोग्राफिक। अभी आ जाता है कि आपने डिप्लोमेटिक मदद की इनकी, जब इनकी गवर्नमेंट आई है अभी सबसे, आई डोंट थिंक कि ज्यादा कंट्रीज में इनकी एम्बेसीज हैं, इसी तरीके से बहुत कम कंट्रीज इनके कोई एम्बेसडर्स हैं इनके उधर वहाँ पे। आपने इकोनॉमिकली सपोर्ट किया, आपने इनके लिए स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस की, इन्वेस्टमेंट की और पूरी दुनिया को पावर कराने की कोशिश की, हेल्प की जाए। फिर इसके अलावा अफगान ट्रांजिट ट्रेड है जो बिलियंस ऑफ डॉलर की फिर स्मगलिंग होकर इधर आती है, डॉलर जा रहा है। सो हर लिहाज से ये 6-7 चीजें जहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिवली हेल्प किया, बड़ा भाई बन। और उधर से क्या आया है, उधर से आपका टेररिज्म आ रहा है, उधर से फिर थ्रेटनिंग टोन है, टाइम्स आपका मजाक किया जाता है और होस्टाइल एजेंसीज के लट से, या आपको ऐसा मुल्क है जैसा इंडिया है तो उसका एक कार्ड खेला जाता है। सो आई थिंक ये 2 नेगेटिव लीवर हैं जो इस्तेमाल होते हैं, ये कोई अभी की बात नहीं, हमेशा ही इस्तेमाल हुए। अच्छा, आ जाता है कि जी ये 1979 में जब रूस ने हमला किया तब अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद ईरान गई और पाकिस्तान आई। फिर उसके बाद 9/11 में जो अमेरिकन अफगानिस्तान के ऊपर, उस वक्त लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। और फिर 2011 में 2021 में तालिबान गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई, उस वक्त भी तकरीबन 6-6.5 लाख जो है अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। हिजरत उनकी ईरान की तरफ भी हुई, पाकिस्तान की तरफ भी हुई, लेकिन ईरान में उनको जो बड़ा कन्फाइन किया गया, पनागुज़ीन कैंपों के अंदर उनको रखा गया, उनकी नकल हरकत जो बड़ी महदूद थी। लेकिन पाकिस्तान में
कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था, पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कराची से खैबर तक दे आर अलाउड कि वो कहीं पे भी जाके कारोबार करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मिसमैनेजमेंट तो हमारी तरफ से भी हुई है ना सर? जिसमें बिल्कुल होगा जब आप बड़े भाई का किरदार अदा करते हैं और दरवाजे खोल लेते हैं। और दूसरा एक कल्चर एफिनिटी भी है, स्पेशली जो ईस्टर्न अफगानिस्तान में उसमें ज्यादा पश्तून लोग हैं, रिश्तेदारियां भी हैं और लोगों ने डेफिनेटली बना भी दी, उनको सपोर्ट भी किया। तो आपकी बात ठीक है कि जैसा अभी सीरियंस गए हुए हैं टर्की में, वहाँ पे मतलब 15-16 लाख सीरियंस हैं, लेकिन उनका बड़ा एक स्पेसिफिक एरिया है और अगर कोई वाइट कॉलर जॉब कर सकता है तो उसको फिर उस तरीके से फिल्टर करके ले जाया जाता है। यहाँ फ्री फॉर ऑल था, तो आई वुड से कि स्टेट का भी इसमें कसूर है। लेकिन ऑल टोल्ड आई थिंक जो रिस्पांस में हमें आया है उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है। अभी आपने देखा है डॉलर की जो है $5 मिलियन पर डे यहाँ से साइफन हो रहा था अफगानिस्तान। जस्ट इमेजिन, आई वुड से कि अफगानिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज में बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी डॉलर का है जिस पे सस्टेन होती है, नुकसान हमारा हो रहा है। और अभी जब आपने क्रैकडाउन किया तो उसमें 15% हमारी वैल्यू बढ़ी है और 15% अफगानी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। सिंपल मैथमेटिक्स है कि क्या हो रहा था। डेफिनेटली हमारे लोग, मतलब हमारी चीनी वहां पे स्मगल हो रही है, हमारा अनाज वहां पे, गंदम स्मगल हो रहा है, डॉलर स्मगल हो रहा है, हुंडी हवाला वहां पर चढ़ रहा है, इंडिया वहां से बैठ के जो है वो पाकिस्तानी डॉलर, पाकिस्तानी रुपए की जो है वो कदर को गिरा रहा है। ये सारी चीज़ें, ये मुझे बताइए सर, ये दो चीज़ें हैं जो कि हम इंटरनेशनल फोर्सेस की बात करते हैं, ईरान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो उनके लगे, उसकी वजह से बिलखुसूस अफगानिस्तान को जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान से फीड हो रहे हैं। तो ये जो आलमी ताकतें हैं इनको भी तो देखना चाहिए कि किस वजह से ये बैलेंस जो है, ये इम्बैलेंस हो रहा है मामला सारा। उनके इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म करें, उनको रिकग्नाइज करें, व्हाटएवर जो भी करना है, कम से कम पाकिस्तान के ऊपर से तो बर्डन खत्म हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अवेयरनेस आई है। अफगानिस्तान के जो मुल्क हैं इनका एक ग्रुप ऑफ 7 है, इसमें पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो बॉर्डर करते हैं या टच करते हैं। सो इधर तो अभी ताशकंद में भी कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें ये हाईलाइट हुआ। और भी एक और चीज, अभी बातें छुप नहीं सकती, हाईटेक सर्वेलेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, एग्जैक्टली पता है जी अलकायदा के बंदे कौन से मिल रहे हैं, टीटीपी वालों को कैसे डाइन किया जा रहा है, इनको तनख्वाहें दे रहे हैं, ये सारा डाटा है और शेयर भी किया गया। तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अवेयरनेस है, रीजन में भी आ गई है, बिकॉज तमाम लोग फील कर रहे हैं जी कि अगर ये बढ़ती हैं चीजें, अलकायदा रिवाइव होती है या टीपीपी है और आईसिस जो है आईसीके पे, तो वो आके इनको भी डिस्प्लाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने वार्निंग्स भी दी हैं। अभी इसमें ये है कि जो तो है, जैसे जो सैंक्शन लगी है उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। फॉर इंस्टेंस आप वुमेन राइट्स दें, औरतों को तो काम, अभी कई बेवाएं हैं, लाखों बेवाएं हैं बेचारी घरों में मैसूर है, बाहर जाके काम नहीं कर सकती, कैसे सर्वाइव करेंगी। सो ऑल टोल्ड आई थिंक ये एक रीजन है, बट डेफिनेटली फ्रीज रखने किए हुए उनके अकाउंट्स जो है वो करें। लेकिन मेन थिंग ये है कि क्या जो हमारा जो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके अलावा एक अभी अफगान पाकिस्तान अफगान माफिया कॉरिडोर बना हुआ है, हमारे लोग भी शामिल हैं इसमें। देखें, अगर पंजाब से या सिंध से शुगर मिलों से चीनी जाती है और हजारों टन जो है वो ट्रकों में जाती है, शुगर मिल ओनर कहता है जी कि मेरे गेट के बाद तो मुझे नहीं पता किधर जा रही, डिस्पाइट दे नो इट कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी है, कस्टम्स है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इवन फ्रंटियर कोर के अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा आई वुड माफिया है जो आपकी जड़ों को खोखला कर रहा है और बेनिफिट किसको कर रहा है, नेबरिंग कंट्रीज को। तो ये आई थिंक इंटरनली भी आपको चेक करने की जरूरत है। और स्पेशली जो फिर यही पैसा इस्तेमाल होता है टेररिज्म नेटवर्क में, क्योंकि एक लीवरेज है उनके पास कि दबाना है तो चले ये आंखें बंद कर लें, टीटीपी को भी जाने दें और ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को भी जाने दें। अच्छा, आई थिंक दोनों फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ेगा और तब जाके चीजें दुरुस्त होंगी। और आई थिंक उस तरफ हम मूव कर रहे हैं और दैट्स व्हाई जो है वहां पे जबकि सर ये 31 दिसंबर 2015 तक तमाम अफगान रेफ्यूजीज जो है उनको पाकिस्तान से वापस चले जाना है, इसका एक आलमी मुआहदा मौजूद है अफगान गवर्नमेंट के दरमियान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान। लेकिन हमेशा से ये बात होती है कि नहीं अभी आप रुकें, अभी अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं है, अभी उनको वहीं पे रहने दें। तो ये तो उसके सिग्नेटरी तो वो लोग भी है ना, ये उन कुव्वतों को आगे आना चाहिए इस वक्त। जो आपकी बात ठीक है, कमिटमेंट्स भी होती हैं हर दफा, क्योंकि इंटरवेंशन भी तो आप देखें ना, सुपर पावर्स नहीं किए, चाहे रशियंस थे वो निकले, एक गवर्नमेंट आई उसके बाद फिर अमेरिकन आ गए वो निकले, तो 4 दफा तो रजीम चेंज विद इन अफगानिस्तान हुई है पिछले आई थिंक 30-35 साल में। इंस्टेबिलिटी रहेगी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ना कोई लेट्स से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। अभी आ जाते हैं कि ये जो फैक्टर है ठीक है, इसमें आई थिंक व्हाट पाकिस्तान कैन स्टार्ट डूइंग इज कि जो इलीगल है उसको तो आप भेजा ना वापस। अगर डॉलर की बहुत मतलब अफगानी रुपये की कीमत बहुत अच्छी है और वहाँ इकोनॉमी से, तो जाए वहाँ तशरीफ ले जाए। जो लीगल है, जो लेट्स से रजिस्टर्ड है, डेफिनेटली उनका एक फेज प्रोग्राम होना चाहिए, बिकॉज साफ है तो वो यहाँ पे रोजगार है, बच्चे पढ़ रहे हैं,
और मतलब पाकिस्तान ने अगर वो दी है। लेकिन आई थिंक एक लॉन्ग टर्म में होना चाहिए कि अल्टीमेटली दे शुड फॉल बैक टू देयर लैंड, अपना जाके वहाँ पे रहें बस और उसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन फिलहाल ये है कि इलीगल को आप डेफिनेटली वापस भेजें, जो आई थिंक मेरे फिगर्स में 7 लाख to 1 मिलियन है। और अभी भी जब अमेरिकन निकले तो 1.5 से पौने 2 लाख तो अभी होके गया। अभी भी इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ चले जाएं आई थिंक हर दूसरी स्ट्रीट में आपको मिलेंगे जो भी वेट कर रहे हैं ट्रांजिट का। तो इसके साथ साथ क्या कुछ आ रहा है हमें तो नहीं पता। सो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी आई थिंक दोनों महाजों पे आपको ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ये जो माफियाज हैं और ये मिल के होस्टाइल एजेंसीज हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। सो ऑल टोल्ड आई थिंक अभी जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है जिसके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है कि माफियाज के जो डॉन्स हैं जिनके मे बी आप 200-300 मगरमच्छ कह लें हैं यहाँ पे माफिया के, और उसमें मिलियंस ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारी खवातीन, हमारे लोग, हमारे गुरबा वो सफर कर रहे हैं। तो व्हाई वी शुड डू इट। ठीक है, अब तो बहुत बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब, दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और बात यही थी कि जो फौरी तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स और कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, अफगानी बाशिंदे मौजूद हैं, और जिनके बारे में इस वक्त ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जराइम पेशा अनासिर के साथ भी मिले हुए हैं, और पाकिस्तान की अपनी सलामती और बका जो है वो भी स्टेक पर है इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो ये ऑपरेशन है इसको जारी रहना चाहिए और इसके मज़बूत नताइज भी सामने आ रहे हैं। एक बार फिर आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।